चलो, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. वन मोर टाइम बोलेंगे, बोलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. ऑलराइट, दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग इन वंस अगेन. आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज कंटिन्यू करेंगे आगे. कल तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आइए फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं. हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि भैया इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ब्रिटिशर्स के पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे और ब्रिटिशर्स के बाद में कैसे होने वाला था, कैसे हुआ है. ठीक है ना. चलो, फिर कौटिल्य के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ हम लोगों ने अंडरलाइन किया था. फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी एग्रीकल्चरल सेक्टर के, हम लोग उसमें वो चीज हम लोगों ने देखी. देन वी वेंट टू इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 1991. आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं. सारे बच्चे मेरे साथ है? एवरीवन, एवरीबॉडी हैज नोट्स? किसके पास नहीं है? आज फर्स्ट डे है बेटा आपका. आज किसका फर्स्ट डे? आज किसी का नहीं है. तो फिर नोट्स क्यों नहीं है बेटा? नोट्स रखो अपने साथ. ठीक है, नोट्स रहेगा तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग लिख सकते हो. चलिए आगे बढ़ते आ जाओ. आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1947 के बाद का जो हिस्ट्री है ना, उसमें मेरे को भी दिलचस्पी है. बहुत बहुत कुछ सीखने लायक है. आइए पढ़ते, शुरुआत करते. चलो बच्चों, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कल ही आपको मैंने बताया था. ए बच्चों, अपने पास कितना पैसा था रे? कल अपने पास कितना पैसा था? कल मतलब अपने पास कितना पैसा था? ओनली 200 करोड़. कितने थे? Only 200 crore rupees was with India at the time of independence. आज रेट क्या चल रहा है? What is the exchange rate? सगळ्यांना दिसतंय ना? हाँ. What is the exchange rate? $1 equals to rupees 95 और 96 मान के चलते हैं. आपको पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एक्सचेंज रेट कितना था? किसने बोला रे? किसने बोला रे? तेरी तो एकदम राइट बोला है. $1 इक्वल्स टू रुपीज 1. $1 इक्वल्स टू रुपीज 1. इसका मतलब क्या हुआ? $1 परचेज करने के लिए अपने को कितना रुपया देना है? ₹1 ही देना है. आज इसकी कीमत कितनी हो चुकी है? 95. ओ हो, मतलब सर चीजें 95 टाइम्स महंगी हो चुकी है. चीजें 95 टाइम्स महंगी हो चुकी है. अरे बच्चों बोलो यस सर, नो सर. अपना जो इंडिया है ना, अपना जो इंडिया है, ये अपना इंडिया है. Our India is importing country more than exporting country. हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट. आप बोलोगे सर ऐसे कैसा? ऐसा 70% इंपोर्ट करते हैं हम लोग चाइना से. अकेले चाइना से 70% इंपोर्ट होता है. तो आप मुझे बताइए, अब जब इंपोर्ट करोगे, ध्यान दीजिएगा, आप मुझे बताइए अब जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको डॉलर देना पड़ेगा कि डॉलर आएगा? डॉलर देना पड़ेगा. आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो मुझे बताइए आपको डॉलर आएगा कि देना पड़ेगा? आएगा. तो अभी जो रेट चल रहा है दैट इज $1 इक्वल्स टू रुपीज 96. तो आप मुझे बताइए इंडिया अभी लॉस में चल रहा होगा या प्रॉफिट में चल रहा होगा? क्यों रे बेटा? क्योंकि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पे हम लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. दैट्स सर वी आर एट लॉस. अब ये तो कंक्लूजन था. इसके पहले की कहानी में चलते बच्चों, तुमको लेके चलता हूं इतिहास में कि ये जो रेट हुआ है $1 इक्वल्स टू रुपीज 95 और 96 जो रेट हुआ है वो क्यों हुआ है? इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि हमारा $1 1 से लेके $1.95 चला गया? अब आप मुझे बताओ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत बुरी बात है. अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है. तो ये बुरी बात क्यों बनी, ये खराब क्यों हुआ हमारा इंडियन इकोनॉमी? आज उसका अपन आकलन करने वाले, आज उसको पढ़ने वाले. आइए सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे, बोलो जय माता दी. चलो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज ओवरवेलमिंगली रूरल इनहैबिटेटेड बाय मोस्टली इलिटरेट पीपल. ओहो, क्या तारीफ करी इंडिया की. रूरल इनहैबिटेटेड बाय मोस्टली इलिटरेट पीपल. अरे सर आपको पता है इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? एनी गेसेस? 35 करोड़. कितना था बच्चा? 35 करोड़ वॉज द पॉपुलेशन. और आपको पता है आज यूएस का पॉपुलेशन कितना है? 35 करोड़. इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन था वो आज यूएस का पॉपुलेशन है. मतलब सर समझो 35 हम लोग 1947 में थे, आज हम लोग 2026 में हैं. बताओ कितने साल हुए? 53 प्लस 26 कितने साल हो गए? 79 ईयर्स. अब 79 ईयर्स में हम लोग हो गए हैं 160 करोड़. हम कितने बढ़े?
125 करोड़ इन 80 इयर्स। लगभग हम लोगों ने हर साल कितना ऐड किया रे? हंस क्या रहे हो रे नालायको? मैंने एक ही कंट्रीब्यूट किया है। कितना ऐड किया हम लोगों ने? हर साल लगभग 2 करोड़। लगभग एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 2 करोड़। आज ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, इंडिया इज अ छोटू सा कंट्री, उसमें 160 करोड़ लोग रह रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप मुझे बताइए, द पॉपुलेशन कम्स विथ प्रॉब्लम्स। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है सर। और ऊपर से हमारे पास जब आजाद हुआ था ना इंडिया, आपको एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इधर देखना बच्चों। जब इंडिया आजाद हुआ था, एवरीबॉडी विल सी, ये मैं बना लेता हूं वापस से नया वाला हिंदुस्तान, नया वाला हिंदुस्तान। मस्त दिख रहा है? तो आपको पता है जब भी मैं अच्छा ड्राइंग बनाता हूं क्या करना है? तो बजाओ ना। थैंक्स। ये ऐसा नहीं था, ये कुछ इस कदर दिखता था। ये कुछ इस कदर दिखता था जब इंडिया आजाद हुआ था। इट वॉज लाइक दिस। सिक्किम तो था भी नहीं अपना। ये ऐसा दिखता था सर, ऐसा दिखता था मतलब देर वेर 550 प्रिंसली स्टेट्स। क्या थे? 550 प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली प्रोविंसेस, राजा महाराजा थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के 550 ऐसे टुकड़े थे। देर वॉज वन मैन कॉल्ड एस, वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, who was India's first home minister. He was India's first home minister. He was the one जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक किया, जिसका नाम हमने प्रेम से रखा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तब इंडिया के पास पैसा नहीं था, इंडिया बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, वॉर्स चल रहे थे सब जगह से, और इंडिया वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आइए आगे बढ़ते हैं। सो रूरल इनहेबिटेटेड बाय मोस्टली इलिटरेट पीपल हु वेर एक्सीडिंगली पुअर। तब आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था? और कम, 38 39 वॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। मतलब इंसान की एवरेज उम्र क्या थी? 38 साल, बस मर जाएगा। क्यों? कोलेरा, प्लेग, मलेरिया, पोलियो, टीबी, टाइफाइड, दुनिया भर के डिसीज थे, और हमारे पास मेडिकल सिस्टम उतना स्ट्रांग थोड़ी था, है ना? तब था ही नहीं। तो वीवेर, हम लोग फंसते चले गए, हर चीज में फंसते चले गए। नाउ we had deeply stratified society characterized by extreme heterogeneity on many accounts. Heterogeneity का मतलब क्या होता है? There are two things, one is homogeneous, another is heterogeneous. Homogeneous मतलब same in shape, size, color, structure, सब कुछ same, और what do you mean by heterogeneous? सब कुछ अलग अलग। तो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? विविधता है, बहुत कुछ डिफरेंसेस है, लैंग्वेज में डिफरेंस है, पहनावे में डिफरेंस है, खाने में डिफरेंस है। साउथ में जाओगे आंडू गोंडू पुंडू क्या बोलते हो लोग मालूम नहीं पड़ता, इडली डोसा के अलावा कुछ खाते नहीं है। मैं ऑडिट पे गया था, नो ऑफेंस ए हिंदुस्तान वाले बच्चों जो भी देख रहे हैं ना बेटा, सॉरी, मैं ऑडिट पे गया था साउथ में 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए गया था? आपको पता है मैंने 10 दिन क्या खाया? नहीं, मैंने खाई मैगी। आपको लग रहा होगा सर क्या बात है सर, मैगी? मैगी नहीं, ये मैगी जो बनाता था ना वो उसको शीरा बनाता था, शीरा। मैगी वॉज जस्ट लाइक शीरा। 10 दिन तक वही खिला रहा है, इडली खिला रहा है, डोसा खिला रहा है। घर आने के बाद मैंने 1 साल तक इडली नहीं खाई थी। तो इतनी विविधता है हमारे देश के अंदर, पहनावे में विविधता है, लैंग्वेज में विविधता है, डाइवर्स कंट्री सर हमारा। सो विद द लिटरेसी रेट जस्ट अबाउट 18%। ओहो हो, लिटरेसी रेट कितना था? सिर्फ 18%। आज सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा बताओ? केरला, विथ 97.5 समथिंग ऑफ लिटरेसी रेट, एंड बेयरली 32 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो ये तो 32 साल ही बता रहा है। 32 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1951। हाईलाइट करो, लिटरेसी रेट था 18%। हाईलाइट करो, लिटरेसी रेट वाज 18% एंड 32 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फटाफट से हाईलाइट करो बच्चों।
India's poverty was not just in terms of income alone, but also in terms of human capital. ये बच्चों human capital किसको बोलते रहे? What do you mean by human capital? देखो there are two types of capital. One is in the terms of money, money capital, पैसा, धंधे में लगने वाला पैसा. आप जो अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट्स के अंदर आप लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हो ना, यहाँ पे कैपिटल जो लिखते हो ये मनी वाला कैपिटल है. और जो अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन, अपन जो बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, लोग, देश में रहने वाली जनता, लोग, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. लिखो ह्यूमन कैपिटल को अंडरलाइन करो, लिखो ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, पीपल ऑफ दिस कंट्री. ह्यूमन कैपिटल को लिखो पीपल ऑफ दिस कंट्री. So for historical reasons, the Nehruvian model, which supported social and economic redistribution and industrialization directed by the state, came into domination the post-independence Indian economic policy. Centralized economic planning. What do you mean by centralized economic planning? सब कुछ ऊपर होगा, PMO में centralized planning होगी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे और फिर नीचे नीचे डिसेंट्रलाइज करके उसको डिसीजन को थोप दिया जाएगा. फिर and direction was at the core of India's development strategy, and the economic policies were crafted to accomplish मतलब हासिल करना rapid economic growth accompanied by equity and distributive justice. The Planning Commission of India. आपको एक चीज अगर पता होगी 11th के अंदर, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि सर 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो देश को चलाते कौन थे? Who were the people who used to run the state? तो उन्होंने एक कमिटी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन. 11 में पढ़ा था, याद है क्या? प्लानिंग कमीशन हुआ, बताओ कितने साल के लिए? 5 साल. प्लानिंग कमीशन वाज मेड फॉर 5 इयर्स. तो ये प्लानिंग कमीशन का काम था प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना और ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाना. देन Planning Commission of India was established to meticulously plan for the economic development of the nation in line with the socialistic strategy. This was carried through the 5-year plans which were developed, 5-year plans which were developed, implemented and monitored by the Planning Commission. It is pertinent here to have a look at the ideology of industrialization prevailed in the early days of independence. India's political leadership was keen on establishing an economic system in which central government would have authority to design the economic strategy and to carry out the necessary investments in coordination with the private sector. मतलब क्या, ये चीज से हाईलाइट करिएगा इसको कि central government would have authority to design the economic strategy and to carry out necessary investments in coordination with private sector. सारी चीजें प्लानिंग कहां पे होगी? सेंट्रल प्लानिंग होगी. आपके प्राइम मिनिस्टर प्लान करेंगे, उनकी कमेटी प्लान करेगी और फिर पूरे इंडिया में उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा. आपको अगर एक चीज पता होगी तो पहले बैंकिंग नेटवर्क के नाम पे सिर्फ एक ही बैंक हुआ करती थी और इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, LIC, बराबर कि नहीं? इसको क्या किया गया था? प्राइवेटाइज किया गया. फिर इसको प्राइवेटाइज किया गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे आने लग गई, बैंक्स बहुत सारे आने लग गई, धीरे धीरे करके चीजें प्राइवेटाइज हुई. अदरवाइज पहले क्या था बच्चों? पहले सब कुछ सेंट्रलाइज था. सेंट्रलाइज मतलब क्या? गवर्नमेंट बोलती थी कि कुछ भी करना है तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा. इंदिरा गांधी के टाइम पे लाइसेंस राज चलता था. सुना है क्या नाम? लाइसेंस राज. लाइसेंस राज का मतलब क्या होता पता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये बॉटल है, चलो बॉटल छोड़ दो, लेट्स से मान लेते रिमोट. रिमोट कैसे बनता है? रबर, प्लास्टिक और अपने जो तार होते हैं कॉपर के और थोड़ा सा मिरर होता है. अब ये चारों अलग अलग चीजें है ना, चारों अलग अलग चीजें है ना, तो मुझे 4 अलग अलग वेंडर से लेना पड़ेगा ना. मुझे रिमोट बनाना है तो मुझे 4 अलग अलग वेंडर से सामान लेना पड़ेगा ना. इंदिरा गांधी बोलती थी सब पे लाइसेंस लगेगा. तू कॉपर बेचता है, लाइसेंस ले. रबर बेचता है, लाइसेंस ले. रिमोट बेचता है, लाइसेंस ले. प्लास्टिक बेचता है, लाइसेंस ले. हर चीज के ऊपर लाइसेंस. इसलिए उसको लाइसेंस राज बोलते थे. क्या बोलते थे उसको? लाइसेंस राज. 1991 में जाके PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर लाइसेंस राज खत्म किया और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आगमन हुआ. तब जाके इंडिया के दरवाजे खोले गए और इंडिया की इकोनॉमी को पूरे देश विदेश के अंदर खोला गया. तब तक इंडिया की इकोनॉमी ऐसी सिकड़ी हुई थी, ऐसे कुकून में बंद थे हम लोग, और मेंढक होता है ना वैसा. 1991 के बाद जाके पढ़ेंगे वो भी अपन, उसके बाद जाके कहने की चीजें सुधरी है. ध्यान देना बच्चों. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेहरूज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. आपको पता है नेहरू कब तक थे प्राइम मिनिस्टर? 63 ना, 1963 ही डाइड.
1963 वो गए, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद वॉज देयर, उसके बाद में इंदिरा गांधी के। अरे क्लियर, यस सर नो? यस सर। सो 1963 तक क्या क्या किया पढ़ते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन, आज जो आपके एम्स है, एम्स पता ना आपको? एम्स, आईआईटी पता है, आईआईएम पता है, ये सब किसने लाए थे? नेहरू। दिस वाज, क्या बेटा हंस क्यों? This was planning of Nehru. He was the person who brought this concept of IIT, IIM, AIMS, All India Institute of Medical Science, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management. ये सब नेहरू का मॉडल है. That is called as planned modernization. Meant a systematic planning to support industrialization. The bureaucrats and the technocrats envisioned a substantially significant role for the state in industrialization. Significant का मतलब लिखो important. सिग्निफिकेंट का मतलब लिखो इंपॉर्टेंट. ओके, सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, हाईलाइट करो उसको. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 envisaged an expanded role for the public sector. ए बच्चों, व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सेक्टर रे? व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. जब भी मैं आपको बोलूंगा बच्चों पब्लिक कंपनी मतलब क्या और पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, दोनों में फर्क है. पता ना कोई चीज? पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग. थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, देखो इधर देखो, एग्जांपल देता हूं. जैन इरिगेशंस, जैन इरिगेशंस प्राइवेट लिमिटेड, फिर एमआरएफ लिमिटेड, फिर एसबीआई लिमिटेड. आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल रखे, दिख रहा है ना? हाँ. जैन इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड. अब इसमें से आप मुझे बताओ पब्लिक कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी कौन सी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है? सारे बच्चे जो मुझे दिख रहे हैं फटाफट से अपने आप में डिस्कस करो, मुझे बताओ कि पब्लिक कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी कौन सी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है. बोलो फटाफट से. बिल्कुल, नंबर 1 जैन इरिगेशन क्या है? प्राइवेट कंपनी. एमआरएफ लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी. एसबीआई लिमिटेड क्या है? तो क्या मैं इसको पब्लिक कंपनी नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं. पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी मतलब कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट. पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट. तो इसका मतलब सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन सकती है. ये तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. आर यू क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? बोल. पक्का क्लियर है? और से बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आईसीआईसीआई, ये तो प्राइवेट है चलो. फिर तुम्हारा पीएनबी, ये पब्लिक है. फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे पब्लिक है. फिर एमआरएफ लिमिटेड हो गया, रिलायंस लिमिटेड हो गया, टाटा लिमिटेड हो गया, अडानी लिमिटेड हो गया. ये सारी पब्लिक कंपनीज है जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी. प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनीज, पब्लिक सेक्टर पब्लिक कंपनीज. फर्क समझ में आया? MRF Limited is a private sector public company. SBI Limited is a public sector public company. बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है. सबको क्लियर है क्या? आपके लॉ के अंदर आएगा ये, कंपनीज एक्ट के अंदर. चलो गया? आएगा कंपनीज एक्ट के अंदर ये चीज आएगा, तब सर आपको डीप में पढ़ाएंगे. चलो ध्यान दीजिएगा. पब्लिक सेक्टर एंड द लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर. इट ग्रांटेड स्टेट मोनोपोली. ये बच्चों स्टेट का मतलब आपको मैंने बताया था, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मोनोपोली. स्टेट मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट मोनोपोली फॉर स्ट्रेटेजिक एरिया सच एज एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड अम्युनिशन. आर्म्स का मतलब हाथ नहीं है, आर्म्स का मतलब गोला बारूद, बंदूकें, उसको बोलते हैं आर्म्स एंड अम्युनिशन. एंड रेलवेज. आज भी आप देखोगे तो ये जो सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, अम्युनिशन एंड रेलवेज. ये किसके हाथ में रहे? आज भी गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथ में. शाबाश. Also, the rights to new investments in basic industries were exclusively given to the state. The policies in 1950s were guided by the two economic philosophies. सबसे पहले तो नंबर 1 नेहरूज विजुअलाइजेशन, दूसरा गांधीयन फिलोसॉफी.
नेहरूज विजुअलाइजेशन और दूसरा दूसरा गांधीयन फिलोसॉफी, ये दो फिलोसॉफी चलती थी। ध्यान दीजिएगा ये क्या है। द देन प्राइम मिनिस्टर नेहरूज विजुअलाइजेशन टू बिल्ड अ सोशलिस्टिक सोसाइटी विद एम्फोसिस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। व्हाट डू मीन बाय हेवी इंडस्ट्री बेटा? हाँ, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, वेरी गुड, मशीनरी, वेरी गुड, मशीनरी इज कॉल्ड एज हेवी इंडस्ट्री। अगर मशीन रहेगी तो कुछ और दूसरा बन पाएगा ना, isn't it? That is called as heavy industry. And दूसरा है गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज रिपब्लिक्स। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हमेशा गांधी जी चरखा चलाते हुए मिलते थे। बकरी का दूध पियो चरखा चलाओ, बकरी का दूध पियो चक्रा चलाओ, यही फिलोसॉफी थी, isn't it? When India got independence, he was in Bengal. आपने एक चीज देखी होगी, गांधी वॉज इन कांग्रेस, बट गांधी जी कभी भी सियासत में आए ही नहीं। कभी पॉलिटिक्स में आए क्या वो? चाहते तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे ना, बट उम्र भी बहुत हो चुकी थी और ही नेवर वांटेड टू बी लाइक पॉलिटिकल स्टफ। सबने वोट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। पूरी जितनी कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी, सबने किसके लिए वोट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वोट किया था। लेकिन गांधी जी ने आके कान में बोला, नेहरू बेटा तुम ही बनोगे प्राइम मिनिस्टर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कान में बोला, बेटा देश को नेहरू की जरूरत है और नेहरू को तुम्हारी। दैट्स हाउ थिंग्स वेर मेड। एक सोनी लिव के ऊपर एक सीरीज आई है, मिडनाइट, इंडिपेंडेंस एट मिड, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट करके एक सीरीज आई है, बताओ क्या? सीरीज नहीं बता रहा हो रे नाले को, लोग सारा सीरीज लगा है। अरे सॉरी, कम बैक अगेन, लगे देखना आप लोग, जिसके पास सोनी लिव होगा देख लेना आप लोग, ठीक है? वेरी गुड सीरीज, बहुत डिटेल्ड में बताया है इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला वो बताया। और आपको कल याद है क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, कि ये जो लाइन मारी है, अरे मतलब लाइन जो खींची है, ये जो लाइन खींची है, ये लाइन और ये लाइन, ये किसने खींची है? वो फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 में बताया है। मिस्टर रेडक्लिफ, लिखा है मैंने यहाँ पे, मिस्टर रेडक्लिफ और मिस्टर डूरंट, इन दोनों ने, मिस्टर रेडक्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान को अलग किया, मिस्टर डूरंट ने अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया को अलग किया। पहले तो सब एक ही था ना, पहले तो सब अखंड भारत था ना, पहले तो सब पूरा इंडिया एक ही था। फिर बाद में जाके चीजें अलग हुई है, पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। पहले सब एक ही तो थे, मतलब पाकिस्तान था ये, 1947 में ये पाकिस्तान हो गया था, लेकिन इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। दोनों का प्राइम मिनिस्टर एक ही था। आपको जब वॉर्स के बारे में आएगा ना तब इसको डीप में बताऊंगा। चलो, आपको इंटरेस्ट है थोड़ा ज्योग्राफी हिस्ट्री में थोड़ा कि नहीं? बहुत? कौन बोल रहा है बहुत? चलो, the industrial policy resolution of 1956, though provided a comprehensive framework for industrial development, was lopsided as its guiding principle supported enormous expansion of the scope of the public sector. A natural outcome of the undue priority for public sector was dampening. Dampening का मतलब लिखो कम हो रहा था, reduce हो रहा था, reduce। डैम्पन होना मतलब रिड्यूस होना, लिखो अपने अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लिखो बच्चों फटाफट से, रिड्यूस होना, रिड्यूस। डन एवरीवन, लिख दिया सब लोगों ने? डैम्पन, dampening of private initiative and enterprise. For obvious reasons, private investments were discouraged and this had long lasting negative consequences for industrial growth. India followed an open foreign investment policy and relatively open trade policy until the late 1950s. Until the late 1950s, a balance of payment crisis. अब पढ़ा तो आपको balance of payment क्या होता है, इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, तगड़ा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, पहले बैलेंस बैलेंस पेमेंट, फिर समझेंगे कि क्राइसिस किसको बोलते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकाउंट बनाता हूं एक, ध्यान देना, सबको दिख रहा है बेटा? इंडिया अकाउंट, इंडिया अकाउंट, रिसीट्स, पेमेंट्स, रिसीट्स और
पेमेंट्स। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ कि इंडिया की रिसीट्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या रिसीट हो सकती है इंडिया की, बताओ। व्हाट कुड बी द रिसीट्स ऑफ इंडिया, फटाफट से बताना। हाँ बेटा, गुड, एक्सपोर्ट से पैसा आया सर, एक्सपोर्ट से पैसा आया। सेम चीज इंपोर्ट में पैसा गया होगा, बोलो ना बेटा, शाबाश, वेरी गुड, टैक्सेस आए, और लोन इज अ रिसीट, गुड, लोन इज अ रिसीट, इट्स नॉट अ इनकम, गुड। और गवर्नमेंट स्कीम्स से पैसा आया, की स्कीम्स के ऊपर खर्चा किया, खर्चा किया तो एक्सपेंस में पेमेंट में डालता हूं मैं, स्कीम्स, ठीक है। और बताओ, खर्चा, डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। और बताओ, इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स मतलब पैसा जाता है तो पेमेंट में जाएगा, ठीक है। और बताओ, रिसीट में इंटरेस्ट आया होगा, गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट आया होगा ना, और लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, तो ये भी खर्चा हो गया, बोलो बच्चों। हाँ, और आप हमेशा याद रखो, आप हमेशा एंड में अकाउंट टैली करते हो, आप एंड में हमेशा क्या करते हो, अकाउंट टैली करते हो। तो आप मुझे बताओ, अगर पेमेंट का बैलेंस आ गया, अगर पेमेंट का बैलेंस आ गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसकी टोटल है 5000, तो यहां पे भी 5000 लिखा जाएगा और यहां पे 500 का बैलेंस आएगा, बरोबर ना। तो ये 500 का बैलेंस मतलब क्या, पेमेंट ज्यादा है, बोलो ना। और मान लो अगर यहां पे आता तो रिसीट ज्यादा है, तो क्राइसिस का मतलब क्या हुआ, पेमेंट ज्यादा कि रिसीट ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश, यूर इंटेलिजेंट गाइस, समझ गए आप लोग। मतलब हिंदुस्तान का लेखा जोखा, हिंदुस्तान का रिसीट पेमेंट, उसको बोलते बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर पेमेंट ज्यादा आ रहा है तो उसको बोलते बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉन फेवरेबल, और अगर रिसीट ज्यादा आता है तो उसको बोलते फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर नेगेटिव में जाता है मतलब पेमेंट ज्यादा आता है तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबको समझ में आया मैं क्या बोला। तो ये क्या माना जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एडवर्स, पेमेंट ज्यादा आ रहा है सर, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बोलते क्राइसिस। और इसको क्या बोला जाएगा, बोलो फटाफट से, इसको बोलेंगे फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। समझ में आया क्या, बोलो ना बेटा, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट सबको समझ में आ गई। इसी का मिलता जुलता एक भाई है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, ओनली। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सब आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आता ही है, उसके बाद में ये सब चीजें भी आती है। सबको समझ में आया मैं क्या बोला, ठीक है ना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप लोग 12th के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, फॉरेन ट्रेड में, और मैं आपको इधर भी पढ़ा दूंगा। सबको सबको समझ में आया क्या, द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उधर एक काम करो, लिखो उधर, जैसे मैंने आपको बोला दो चीजें, एक तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है और एक एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लिखो। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू रिसीट मोर देन पेमेंट्स, फटाफट से लिखो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू रिसीट मोर देन पेमेंट्स, फटाफट से लिखो बच्चों, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू रिसीट मोर देन पेमेंट्स। बेटा आपके पास बुक नहीं है, किसके पास आपकी बुक घूम रही है क्या, इसकी टोपी उसके सर, आपके पास, आपके पास, तेरी का है रे, चलो हो गया, बोलो बच्चों, सुनो ना, सुनते क्यों नहीं, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर हमी को, चलो हो गया। So balance of payment crisis emerged in 1958 causing concerns regarding foreign exchange depletion। ओ हो, regarding foreign exchange depletion, इसका मतलब क्या हुआ रे, अरे मुन्ना, आपका अगर import is more than export, आपका अगर import is more than export, इसका मतलब क्या हुआ रे बच्चा, आपको पेमेंट ज्यादा देना है एज कंपेयर टू आएगा, है ना। और इंपोर्ट करना मतलब अपने को फॉरेन करेंसी देना है, तो अगर फॉरेन करेंसी ज्यादा देनी पड़ी तो हमारे लिए तो क्राइसिस ही हुए ना। लिख दो उधर,
फॉरेन करेंसी डिप्लेशन को लिखो इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, फटाफट से लिखो इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज डिप्लेशन का मतलब लिखो इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। Consequently, there emerged a gradual tightening of trade and reduction in the investment licensing of new investments requiring imports of capital goods. Oh, बच्चों, what do you mean by capital goods रे? What do you mean by capital goods? एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताना ये कैपिटल गुड्स है कि कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है? फैन है, फैन कैपिटल गुड्स है? क्या बात कर रहे हो यार, किसने बताया? मिस ने बताया? कौन सी मिस? फैन कैपिटल गुड्स है? ये फैन किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है कि डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो? बाजार से लाया लगाया हवा खा रहे हो, तो कैपिटल गुड्स कैसे हो गए? कंज्यूमर बॉटल, आता कसं वाटतंय? गोड वाटतंय? कंज्यूमर। तो सर कैपिटल किसको बोलेंगे? सर हमारे पास एक मशीन पड़ी है, मेरे घर पे ना एक टोफू बनाने वाली मशीन पड़ी, टोफू। अब बता टोफू क्या होता है? क्या होता है? वाह, इसके लिए ताली बजाओ एक बार जोर से। सोया पनीर इज कॉल्ड एज टोफू। तो मेरे घर पे ना टोफू बनाने वाली मशीन पड़ी है। अब आप बताओ एक कैपिटल गुड्स हुए कि कंज्यूमर गुड्स हुए? हाँ, किसी और चीज को बनाने के लिए यूज हो रही है सर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। मेरे को चक्कर आ रहा है, तुमको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस नहीं मालूम था कि रे? नाले को अकाउंट्स पढ़ रहे हो तुम लोग रे? आप लोग आपके बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गुड्स लिखते हो कि कंज्यूमर गुड्स लिखते हो? ये आपकी बैलेंस शीट है, एसेट साइड, लेफ्ट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स, जिसके ऊपर आप लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते हो, यहां से माइनस करते हो, पीएनएल डेबिट में चार्ज करते हो। यस सर, नो सर? यस सर। और कंज्यूमर गुड्स मतलब वो जो डायरेक्टली कंज्यूम हो सके, उसका किसी और चीज के लिए यूज ना हो। कंसेप्ट गया कि गया? गया। ये बोल रहा है गया सर, असं कसं आहे रे तू रे? ठीक है, चलिए। The comprehensive import controls were maintained until 1966। आपको एक बात बताऊं, इसके पहले हम लोग एक बार डिशुम डिशुम कर चुके थे। किसके साथ? नहीं पाकिस्तानी रे, चीनी नप्पे। आप लोगों ने देखा उनके सबके नाक सेम ही होते हैं, सारा सेम दिखते हैं, चीनी नप्पे। तो 1962 में हम लोग सबसे पहले लड़ चुके हैं और हमारा वो अक्साई चीन हार चुके थे। उसके बाद की बात चल रही है 1966। So in the first 3 decades after independence, 1950 से लेके 1980, India's average annual growth rate of GDP, often referred to as Hindu growth rate, was a modest 3.5%। ओहो, आज 8% है, तब 3.5% था, आज कितना है? 8%, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। While agriculture was not neglected because India was an agricultural country, agrarian economy, the thrust of first decade and half was on capital goods, capital intensive projects such as dams, power plants, heavy industrialization rather than consumer goods। तुमको अभी तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। तो नेहरू बोलता था कि पहले मशीनें बनाओगे तो कंज्यूमर गुड्स बना पाओगे, तो पहले हमेशा याद रखो कैपिटल गुड्स बनाओ, कंज्यूमर गुड्स उससे हिसाब से बनते रहेंगे। तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, जहां पे पैसा बहुत लगता है। डैम बनाने में पैसा बहुत लगता है, पावर प्लांट्स पैसा बहुत, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पैसा बहुत, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। ये सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोला? यस सर, आगे बढ़ते हैं। The first major shift in the Indian economy strategy was the mid 1960s. Agriculture was not given adequate priority during the second plan and the outlays were reduced. The strategy for agricultural development till then was reliance on institutional model, that is land reforms, farm cooperatives, etc., and not much importance was given to technocratic areas such as research and development, irrigation, etc. पहले आप देखना ये सब जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स है ये 1970s के बाद में आए हुए हैं। हमारे पास साइंस लैब, साइंटिफिक साइंटिस्ट ये सब नहीं थे। हमने 1999 में जाके न्यूक्लियर टेस्ट किया था बच्चों। कब किया था हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट?
1999 मतलब उसके पहले क्या था, 1998 में क्या था, 1999 में तो कारगिल हुआ था। पोखरन पिक्चर देखा सबने, पोखरन? हाँ तो वो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर टेस्ट ना। और यूएसए ने जापान के ऊपर 1940s में ही बॉम्ब गिरा दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। इमेजिन करो, उनके 60 साल बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है। जस्ट इमेजिन हम किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। हमारे पास टेक्नोक्रेट्स थे ही नहीं, हमारे पास कैपिटल गुड्स मशीनरीज थे ही नहीं, वी वर एंटायरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सिचुएशन समझ रहे हो? सो ओके, these institutional reforms were only modestly successful and productivity increase in agriculture was mere। ये जो इसका pronunciation is mere बेटा, MEAGRE लग रहा है ना, दिस इज mere, ऐसा pronunciation करते हो उसको। mere मतलब सिर्फ, सिर्फ लिखो, सिर्फ। एकदम कम। with continuous failures of monsoon, two severe and consecutive droughts का मतलब सूखा, जहां पे बिल्कुल पानी का बूंद भी नहीं आता है। Drought struck India in 1966 and 67. The agricultural sector recorded substantial negative growth and India faced a serious food problem. India had to depend on the United States for food aid। aid का मतलब होता है support। under PL 480 scheme का नाम है ये। The quantum jump in the food grain production was the need of the hour. Increasing productivity in agriculture was given the highest priority. This in fact kick started a strategic change in the government's agricultural policies. The new wave of change relied less on the earlier efforts at institutional change and relied more on enhancing productivity of agriculture, especially of wheat. A thorough restructuring of agricultural policy referred to as a green revolution। क्या बोलते हैं उसको? सुना होगा ना आप लोगों ने, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन was initiated. The green revolution was materialized by innovative farm technologies. Innovative farm technologies including high yielding seed varieties and intensive use of water, fertilizer and pesticides. The green revolution was successful in increasing agricultural productivity through technical progress and significantly increased food grain production, enabling India to tide over the food problem. While India drastically changed its agricultural policies, the government introduced extra stringent, stringent का मतलब लिखो very very strict, very very strict, very very strict, stringent, stringent administrative controls on both trade and industrial licensing and launched a wave of nationalization. The government nationalized 14 banks। कितनी banks nationalize किया? 14 banks। 1969 आ सकता है एग्जाम के अंदर, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो इसको। nationalized 14 banks in 1969 and then followed it up with nationalizing another 6 in 1980. The wide sweep of the interventionist policies that had come to exist in the 1960s had irreparable consequences in the next decade. Irreparable का मतलब है इतना नुकसान हुआ कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा गया ही नहीं, उसको बोलते हैं irreparable loss. The economic performance during the period of 1965 to 1981 is the worst in independent India's history. The decline in the growth during this period is attributed mainly to decline in productivity. The license raj आया देखो वर्ड, आपको मैंने अभी बताया था लाइसेंस राज। क्या था लाइसेंस राज? हर चीज में लाइसेंस लगेगा बॉस। आप अगर कार बना रहे हो तो पत्रे का अलग, मोटर का अलग, वायर्स का अलग, ग्लास का अलग, हर चीज का अलग अलग लाइसेंस लगेगा। और कार बना के बेचोगे तो कार का भी अलग लगेगा। मतलब हर चीज में लाइसेंस लगेंगे बॉस। तो इसमें कमाई किसकी? गवर्नमेंट की कमाई। और मरेगा कौन? कॉमन पब्लिक। बराबर कि नहीं? चलो, सो तो autarkic policies that dominated in the 1960s and 1970s, the external shocks such as three wars, wow, external shocks such as three wars, 1962, 1965 and 1971, कितने कितने अपन ने ये लड़े थे? वॉर्स कितने लड़े अपन ने?
सबसे पहले द वॉर ऑफ 1962, इसके पहले लेके चलता हूं आपको, द वॉर ऑफ 1947, लेट 1947, दैट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं, उधर देखना। आप अगर एक चीज देखोगे तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। बोलो बच्चों, ये बोलो ना रे, JNK। यहां पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था? राजा हरि सिंह। तो जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो सारे के सारे राजाओं को एक ऑप्शन दिया गया था कि आपको इंडिया के साथ जाना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है, आप डिसाइड कर लो। बाकी सब तो हो गया था। ये नालायक राजा बोलता है मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अलग रहूंगा। अलग होने का परिणाम क्या पता है? 1947 लेट में पाकिस्तान ने यहां से इसको मारना चालू कर दिया, इसके ऊपर युद्ध चालू कर दिया, फटके हाथ में आ गई। इसके बाद में सैम मैनकशॉ, इसका नाम सुना होगा, सैम मैनकशॉ सुना है क्या? सैम बहादुर नाम सुना है क्या रे? पिक्चर आई थी सैम बहादुर। ये बंदा वॉज अवर आर्मी जनरल एट दैट टाइम। ही वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, उनको समझाया हरि सिंह जी देखो आप अगर हमारे नहीं हो सकते तो आप लोग खत्म हो जाओगे। तब जाके जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर वापस आया एंड अखंड भारत बना। तब तक पाकिस्तान रुका क्या? नहीं रुका। पाकिस्तान नहीं रुकने की वजह से इतना खून खराब हो गया था कि हमारे पंडित नेहरू, पीएम नेहरू, ही वेंट टू यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस ने एक दीवार खींच दी, दीवार खींच दी। और दीवार खींचने का परिणाम यह हुआ कि इतना इतना पार्ट जो है, इतना इतना पार्ट डिक्लेयर हो गया पीओके। इतना इतना पार्ट डिक्लेयर हो गया पीओके। और वो क्या बोलते हैं इसको पता है? आईओके, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये नो मैंस लैंड है आज। तो 1948 में तो हम लोगों ने ये चीज खोदी थी, बराबर है। और ऑलरेडी पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो गया था। तो 1947 में सबसे पहला वॉर। दूसरा वॉर लड़े हम लोग 1962 में, अक्साई चीन। मतलब ये जो पार्ट बना, ये पार्ट आज जो आप देख रहे हो, दिस वाला पार्ट, ये रेड से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाइना रेड है। अरे बोलो ना यस सर, चाइना का कलर रेड है ना रे, ड्रैगन। दिस इज चाइना। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अक्साई चीन। तो ये हम लोग खो दिए हैं, मतलब हम लोग पीओके खो दिए, हम लोग अक्साई चीन खो दिए। इतना इतना पार्ट तो जम्मू कश्मीर का हमारा है ही नहीं। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है, ये जो लाइन बनाई ना मैंने ब्लैक में, दिख रही है आपको? ये जो लाइन बनाई मैंने ब्लैक में, दिस लाइन इज कॉल्ड एज LOC। और ये जो ब्लैक लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC LAC, ऐसा विभाजन हुआ है। और जो कुछ बचा कुचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आज हमारा है, दिस वन। लद्दाख यहां पे, लेह यहां पे, ऐसा। ये तुमको समझा गया? तो 1962 वी फॉट अगेन। 1971, अगेन 1971। आपको एक चीज अगर बोलूं तो जब इंडिया का विभाजन हुआ था, अगर जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो ये वाला पार्ट जो है, दिस वन, this part and this part, this part and this part was called as West Pakistan, and this was called as East Pakistan. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का इतना बड़ा इंफ्लुएंस था इस पाकिस्तान के ऊपर, और इतनी गंदी तरीके से वो यहाँ के बच्चों का कत्ल कर देते थे, महिलाओं का रेप कर देते थे। 10 लाख महिलाओं का रेप हुआ था, कम से कम 15 लाख बच्चे मार दिए गए थे। तो हो क्या रहा था? एंटायर बांग्लादेश वॉज कमिंग टू इंडिया। कभी यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए। इंदिरा गांधी पागल हो गई, बोल रही हम लोग हमारा देश संभाल नहीं पा रहे, ये बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेट होकर इंडिया में आया तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना रे। यस सर, नो सर।
तो इंदिरा गांधी ने भाई सैम मानेकशॉ को बोला कि हम लोगों को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए और हम लोग बांग्लादेश को हेल्प करेंगे उसको लिबरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? लिबरेट करने के लिए, मतलब आजाद करने के लिए। और वहां पे एक 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 इंस्टीट्यूट था ऐसा जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था उसका? मुक्ति मुक्ति वाहिनी नाम था। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलके अपनी इंडियन आर्मी ने इस बांग्लादेश को आजाद कराया, तब जाके ये नालायक बांग्लादेश बना है। तब जाके ये नालायक बांग्लादेश का नाम रखाया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे, बांग्ला, बंगाली। दैट्स व्हाई दिस देश इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। द फर्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश वाज मिस्टर शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख हसीना है ना, उसके पिताजी, जिसको भी धक्के मार के बांग्लादेश ने बाहर निकाल दिया, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। और बोला जीत के दिखाओ। कितनी सीटें मिली है?